Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 51st पार्ट पर, जहां पर हम बात करेंगे बार्बिट्यूरेट्स के एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बार्बिट्यूरेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, जहाँ पर आपके कुछ कलर टेस्ट होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड नेम के अकॉर्डिंग टेस्ट होते हैं जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, साथ में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं बार्बिट्यूरेट के एग्जामिनेशन के लिए, उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपके बार्बिट्यूरेट्स होते हैं उनके एग्जामिनेशन से पहले आपको उसको एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो मेथड यूज़ करा जाता है वो रहता है आपका अमोनियम सल्फेट एक्सट्रैक्शन मेथड। अब ये मेथड किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये मेथड क्या होता है, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जामिनेशन के बारे में। तो एग्जामिनेशन करने के लिए पहला तो आपका टेस्ट रहता है पीएच डिटेक्शन। जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं वो एक तरह के एसिड्स होते हैं, या फिर कोई भी आपका सब्सटेंस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ पीएच तो अवेलेबल ही होगी। तो यहाँ पर ये एक तरह से कह सकते हैं कन्फर्मेशन तो नहीं देता है, बट हाँ एक तरह का आपको आइडिया बता देता है कि ये आपका किस तरह का आपका पॉइज़न या फिर जो भी सब्सटेंस है वो होगा। सो बेसिकली जो आपके बार्बिट्यूरेट्स होते हैं उसका आपको 10 to 20 मिलीग्राम सैंपल लेना होता है, उसमें आपको 1 ml वाटर ऐड करना है, और उसके बाद में आपको उसकी पीएच को चेक करना होता है। तो जब आप पीएच को चेक करते हैं, पीएच चेक करने के लिए आप लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पीएच मीटर होता है आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी पीएच मोर देन 8 आती है तो वो इंडिकेट करती है कि जो आपके पास बार्बिट्यूरेट अवेलेबल है वो आपका सोडियम या फिर कैल्शियम का सॉल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी एक इंडिकेशन दे देती है बार्बिट्यूरेट की प्रेजेंस का। बाकी कन्फर्मेशन के लिए आपको और बहुत सारे मेथड्स को परफॉर्म करना होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट की। सो बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी टेस्ट रहता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको इक्वल अमाउंट का, बहुत स्मॉल अमाउंट में आपको अपना सैंपल लेना है। सैंपल में आपको बार्बिट्यूरेट लेना है। उसके बाद में एक टेस्ट ट्यूब, यानी कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जो आपकी पहली वाली टेस्ट ट्यूब होती है उसमें आपको ऐड करनी होती है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और जो सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब होती है उसमें आपको ऐड करनी होती है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इथाइल एसीटेट। इतना कर लिया आपने। अब इसके बाद में आपको टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करना होता है और देखना होता है कि कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में आपको सॉल्युबिलिटी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो आपके बार्बिट्यूरेट्स के सॉल्ट होते हैं, जो आपका बार्बिट्यूरेट किसी न किसी कंपाउंड के साथ में आपका बाइंडेड फॉर्म में होता है, एक सॉल्ट फॉर्म में होता है, तो वो आपका क्या रहता है कि वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और जो आपका इथाइल एसीटेट होता है वहाँ पर आपके सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन यही बार्बिट्यूरेट्स अगर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, फ्री एसिड्स अवेलेबल होते हैं, तो वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपका इथाइल एसीटेट है उसमें सॉल्युबल हो जाएगा और वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपका बार्बिट्यूरिक एसिड जो है वो आपका फ्रीली अवेलेबल है तो आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि इथाइल एसीटेट है उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर बार्बिट्यूरेट जो है आपका किसी न किसी सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है तो उस कंडीशन में ये आपका वाटर में सॉल्युबल होगा। तो इस तरह से रहता है आपका सॉल्युबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसमें डिले-कोपानी टेस्ट की। सो डिले-कोपानी टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है आपका, और ये आपके नेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको 3 ड्रॉप्स लेनी होती हैं। किसकी लेनी होती है, ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी। इसमें होता क्या है, 0.1 ग्राम कोबाल्टस एसीटेट टेट्राहाइड्रेट जो रहता है इसको आपको 100 ml एब्सोल्यूट मेथनॉल में मिक्स करना होता है। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर आपको 0.2 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड को मिक्स करना होता है। आपको ये जो सॉल्यूशन बना इसकी आपको टोटल 3 ड्रॉप्स लेनी है। इसके बाद में इसी में आपको 3 ड्रॉप्स और ऐड करनी है, और वो 3 ड्रॉप्स होंगी आपकी यहाँ वाले सॉल्यूशन की, जिसमें आपको 5 ml आइसोप्रोपाइलेमीन को आपका मिक्सचर बनाना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है। 95 ml
एब्सोल्यूट मेथनॉल में। तो आपने इस वाले सॉल्यूशन की 3 ड्रॉप्स ली, इस वाले सॉल्यूशन की 3 ड्रॉप्स ली, दोनों को आपस में आपने मिक्स किया। अब इसमें आपको डालना है क्वेश्चन सैम्पल और इसके बाद में आपको वहाँ पर कलर का चेक करना है, कौन सा कलर वहाँ पर दिख रहा है। तो अगर वहाँ पर आपका पर्पल कलर अवेलेबल होगा तो वो आपका बार्बिट्यूरिक एसिड या फिर बार्बिट्यूरेट की प्रेजेंस को शो करता है। लेकिन कई बार जितने भी आपके कलर टेस्ट होते हैं ये आपके फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे देते हैं। तो इसी वजह से आपको सिर्फ कलर टेस्ट के बेस पर कोई भी रिजल्ट नहीं देना होता है। इसके बाद में आपको और बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म करना रहता है जो कि आपके कंफर्मेशन के लिए बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिले-कोपार्नेई टेस्ट और अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कोपार्नेई-ज़ुइकर टेस्ट। सो कोपार्नेई-ज़ुइकर टेस्ट जो है आपका एक तरह से डिले-कोपार्नेई टेस्ट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपका बार्बिट्यूरेट होता है इसको आपको एथेनॉलिक सॉल्यूशन बनाना होता है। इसमें आपको ऐड करना होता है एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ 1% बाई वेट कोबाल्ट नाइट्रेट और इसी में आपको ऐड करना है पायरोलिडीन। ये सारी चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे तब आप कलर जब एनालिसिस करेंगे तो कलर आपको ब्लू और वॉयलेट कलर दिखेगा, तो वो आपका बार्बिट्यूरेट की प्रेजेंस को शो करता है। तो इस तरह से रहता है आपका कोपार्नेई-ज़ुइकर टेस्ट। ठीक है, ये हो गया और अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पर आपका अगला है वेनिलीन रिएजेंट टेस्ट। यहाँ पर होता क्या है, वेनिलीन रिएजेंट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको वेनिलीन रिएजेंट बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, वेनिलीन का 1 ग्राम लेना है, इसको आपको डिज़ोल्व करना है 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड में। अब यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन मिलता है टोटल वो आपका वेनिलीन रिएजेंट कहलाता है। अब आपको इसी रिएजेंट की 2 ड्रॉप लेनी है, ये 2 ड्रॉप में आपको सैंपल को ऐड ऑन करना है और इसको आपको हीट करना है वाटर बाथ के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस तक फॉर 30 सेकेंड्स। और फिर जो आपको यहाँ पर जो भी कलर विजुअलाइज होगा वो आपको चेक करना है। इतना करने के बाद में आपको इसको डाइल्यूट करना है और फिर इसको मिक्सचर को आपको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद में आपको इसमें कुछ वाटर की ड्रॉप्स को ऐड ऑन करना है। उसके बाद में आपको कलर का एनालिसिस करनी है। तो जब आपका हीटेड होगा, जब आपने वाटर बाथ पे रखा था तो आपका जो सॉल्यूशन था वो गर्म हो चुका था, तो उस टाइम पर जब आपने कलर का विजुअलाइजेशन किया होगा तो वहाँ पर आपका ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, वॉलेट इस तरह के कलर आपको दिख रहे होंगे। अब अगर यहाँ पे आपने ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद में अगर आपको ऑरेंज कलर विजुअलाइज होता है तो वो आपका पेंटोबार्बिटल, सीकोबार्बिटल एंड थायोपेंटल, ये सारे बार्बिट्यूरेट्स की प्रेजेंस को शो करता है। और यहीं पर अगर आपको कोल्ड सॉल्यूशन में, कोल्ड रिएजेंट में ब्राउन कलर नज़र आता है तो वो आपका साइक्लोपेंटोबार्बिटल बार्बिट्यूरेट की प्रेजेंस को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वेनिलीन रिएजेंट टेस्ट रहता है, जहाँ पर आपको पहले जब हीटेड कंडीशन होता है वहाँ पर भी आपको चेक करना होता है और फिर ठंडा होने के बाद भी आपको चेक करना होता है। तो ये वाला जो टेस्ट रहता है काफ़ी हद तक आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका वेनिलीन रिएजेंट। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट आपके कुछ कलर टेस्ट हैं। यहाँ पर आपका होता क्या है, यहाँ पर आपको बार्बिट्यूरेट का मेथनॉलिक सॉल्यूशन लेना है। इसमें आपको ऐड करनी है 2 ड्रॉप्स ऑफ 1% बाई वेट कोबाल्ट एसीटेट। इसी में आपको ऐड करना है 2 ड्रॉप्स ऑफ 5% आइसोप्रोपाइल एमीन। ये सब मिक्स करेंगे आप, फिर वहाँ पर आप कलर का चेक करेंगे तो अगर आपको पर्पल कलर दिखता है तो वो आपका बार्बिट्यूरेट की प्रेजेंस को दिखाता है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है, वहाँ पर होता है क्या है, आपको बार्बिट्यूरेट में किसी भी तरह का कोई भी जो एल्केलीज होती हैं उसको मिक्स करना होता है। जनरली आपका NaOH को यूज़ करा जाता है। तो जब आप बार्बिट्यूरेट की रिएक्शन किसी भी एल्केली से कराते हैं तो उस कंडीशन में आपका अमोनिया रिलीज़ होती है। तो ये आपका बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है बार्बिट्यूरेट की प्रेजेंस का। ठीक है, तो ये टेस्ट जो रहता है बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ आप यहाँ पर कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक टेस्ट और है आपका, और यहाँ पर ये टेस्ट आपका ये है, ये भी आपका एक कलर टेस्ट ही है, जहाँ पर आपको बार्बिट्यूरेट का जो सॉल्यूशन बनाना होता है 2 ml, वो आपको क्लोरोफॉर्म में मिक्स करके बनाना होता है। इसमें आपको ऐड करना होता है 0.5 ml मर्क्यूरिक सल्फेट रिएजेंट। मर्क्यूरिक सल्फेट रिएजेंट ऐड करना है। इसके साथ में आपको 0.5 ml 1% डाइफिनाइल कार्बाजोन सॉल्यूशन को ऐड करना होता है। ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा डाइफिनाइल कार्बाजोन सॉल्यूशन, ये भी आपका क्लोरोफॉर्म में ही बना होना चाहिए।
ये सारी चीज़ों को जब आप मिक्स करते हैं, उसके बाद में जब आप कलर को चेक करते हैं तो वहाँ पर डार्क ब्लू या फिर वॉयलेट कलर अगर विजुलाइज होता है तो वो आपका बारबिट्यूरेट की प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमने रिएजेंट की बात करी थी, ये था आपका मर्क्यूरिक सल्फेट रिएजेंट। सो मर्क्यूरिक सल्फेट रिएजेंट क्या होता है वो ये लिखा हुआ है। इसको बनाने के लिए करना क्या है, आपको 0.5 मिलीग्राम सॉल्यूशन लेना होता है HgO का, और ये सॉल्यूशन आपको बनाना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। इतना करने के बाद में आपको इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना होता है, और डाइल्यूट करना है आपको 250 ml वॉल्यूम तक, और डाइल्यूट करने के लिए आपको डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करना होता है। तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन बनता है वो आपका मर्क्यूरिक सल्फेट रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हुए आप पूरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगर हम बात करें कलर टेस्ट, जो जितने भी थे मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा इसके एग्जामिनेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे जाते हैं वो जनरली आपको जो यूज़ करे जाते हैं वो HPLC है। इसको हम फुल फॉर्म में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कई बार मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी यूज़ कर लिया जाता है, तो इसको HPLC MS भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगला है TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो ये सारे कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका यूज़ करते हुए आप बारबिट्यूरेट की 100% श्योरिटी के साथ में आप बता सकते हैं कि जो भी आपके पास क्वेश्चन सैंपल आया है वो बारबिट्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी तरह के आपके क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस होती है उसके लिए हर एक आपके जो भी एल्केलॉइड्स होते हैं उनकी अपनी अलग अलग RF वैल्यू होती है। हर क्रोमेटोग्राफी के लिए अलग आपकी रहती है। जैसे कि अगर हम सिर्फ बारबिट्यूरेट के जो एल्केलॉइड्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें कि उसके कौन कौन से आपके क्रोमेटोग्राफी की RF वैल्यू होगी, तो अगर उसकी हम HPLC कराते हैं उस कंडीशन में RF वैल्यू अलग होगी, TLC कराते हैं तो उस कंडीशन में RF वैल्यू अलग होगी, गैस क्रोमेटोग्राफी कराते हैं तो उस कंडीशन में RF वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपको पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि कौन सा आपके पास जो भी सैंपल है वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पर RF वैल्यू फिक्स होती है हर एक ड्रग की, हर एक पॉइजन की, हर एक एल्कलॉइड की, और वो आपका एक चार्ट अवेलेबल होता है, उससे ही आपको कंफर्म करके बताना होता है कि इस पर्टिकुलर कि जो भी टेस्ट करने पर RF वैल्यू आ रही है वो स्टैंडर्ड से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी आपको आपका क्वेश्चन सैंपल मिला है वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ कंफर्म करनी होती है कि आपका जो भी 90% भी एक्यूरेसी है तो 90% भी आपके बारबिट्यूरेट वाले टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट्स वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका बारबिट्यूरेट का एग्जामिनेशन किया जाता है, और यहाँ पर बेसिकली बारबिट्यूरेट के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके जो टाइप्स होते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट और मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। और आज के वीडियो में हमने इसके एक्सट्रैक्शन मेथड और जो एग्जामिनेशन होते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। ये वाला जो पार्ट है बारबिट्यूरेट वाला, ये आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो टाइप्स होते हैं वहाँ से कई बार मैच द फॉलोइंग भी पूछे जाते हैं। तो इस वजह से जो बारबिट्यूरेट वाला मैं जितना भी पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपके नेट के एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे बारबिट्यूरेट से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और यहाँ पर बारबिट्यूरेट भी कंप्लीट होता है और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो भी एंड होता है। ठीक है, इसकी PDF के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारी की सारी PDFs अवेलेबल हो जाती हैं। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, एनालिसिस के लिए, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप ब्लॉगर पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मोर दैन 300 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपकी खुद की नेट की प्रिपरेशन के लिए। वहाँ पर अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है, और बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।